इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट्स वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारी परचेजिंग पावर है उसको मेंटेन रखता है, और जो हमारा इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कवर्स रिस्क ऑफ लिविंग। मतलब अगर हम हो या ना हो, जो हमारा सर्वाइवल है, अगर वो स्टेक पर, देयर इज समवन टू कवर दैट पार्ट, कि जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा, जो भी हमारा डैमेजिंग होगा, उसको कोई ना कोई कवर करने के लिए है। तो दैट इज द इंश्योरेंस। तो लाइफ में अगर आज की डेट में हम देखें तो वी आर रिकॉलिंग इट कि वी हैव टू थिंग्स इन आवर लाइफ। वन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। सेकेंड, रिस्क ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज देयर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारी महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ने के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। और उसको ओवरकम करने का तरीका हम क्या अडॉप्ट करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। तो वी डू अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, राइट इन्वेस्टमेंट, ताकि हमारा जो महंगाई है वो कवर हो जाए, और हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो डायलूट ना हो, परचेजिंग पावर मेंटेन रहे। तो टू प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वी गो फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब बात आती है रिस्क ऑफ लिविंग, एंड व्हाई द रिस्क ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इश्यू क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी इन न्यूक्लियर फैमिली। आज की डेट में क्या हो रहा है? देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली। अर्लियर देयर वेयर द जॉइंट फैमिली। इसलिए पहले के जमानों में पहले लोग बहुत ज्यादा इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं था। आज की डेट में बहुत ज्यादा इमर्ज किया है। उसका रीजन यही है कि बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, हमारी क्या हो गई? क्वेश्चन उठ गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, कि अगर हम नहीं होंगे तो जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, हु विल टेक केयर ऑफ देम। और इन सब के लिए हमारे पास जो चीज आई है वो है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज यूज्ड टू कवर द रिस्क ऑफ लिविंग। तो जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करता है वैल्यू ऑफ मनी को, दैट इज परचेजिंग पावर को, आपका इंश्योरेंस कवर करता है आपके रिस्क ऑफ लिविंग को। ठीक। अब नाउ व्हाट इज इंश्योरेंस? तो जाहिर सी बात है कि देयर इज समवन जो हमारे उस रिस्क को कवर करे। मीन्स अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए, कोई अनवांटेड कोई हैपनिंग हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, ठीक है, और इफ वी लूज आवर अर्निंग, या तो जो डिपेंडेंट है वो सफर ना करे, उनकी फाइनेंशियल जो नीड है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए देयर शुड बी समवन जो हमें ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करे। तो इंश्योरेंस क्या हो गया? एक तरह का एग्रीमेंट हो गया आपके और उस कंपनी के बीच में, जो आपको वो कवर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी रिस्क ऑफ लिविंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको कवर कर रहा है। एंड फॉर दैट रीजन, तो हम कहेंगे, और उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। तो हम जरा इसको होस्ट कर दें। तो नो सी, तो अगर हम बात करते हैं जस्ट इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस क्या हो गया? इट्स एन एग्रीमेंट, जाहिर सी बात, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, by which the insurer undertakes to indemnify का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना या कवर करना या कंपनसेट करना। मतलब देयर इज समवन जो अंडरटेकिंग ले रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के, द लॉस कॉज टू द इंश्योर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। मतलब जो इंश्योर्ड है, जिसको वो कवर मिला हुआ है, उस उसके साथ कोई घटना हो जाए, कोई इवेंट हो जाए,
और जिसके कारण जो लॉस हुआ है उसको कवर करे। तो इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो इंश्योर्ड है, जिसको इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है, उसको वो प्रोटेक्ट करे, उसके लॉसेस को वो कवर करे। तो इट्स सिंपली एन एग्रीमेंट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट enforceable by law। वो एग्रीमेंट जिसको लॉ से इन्फोर्स किया जा सके, मतलब अगर कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, कोई उसको डिनाई कर रहा है एग्रीमेंट को, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर सके कि नहीं, वी आर इंटाइटल्ड फॉर दैट कंपनसेशन, वी आर इंटाइटल्ड दैट फॉर टू कवर दैट फाइनेंशियल लॉस, इसलिए हमें वो मिलना चाहिए। तो अगर आप किसी एग्रीमेंट को जो कि दो लोगों के बीच, अगर उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सके, उसको लिए आप क्लेम कर सके, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इंश्योरेंस इज इनफैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए अक्सर देखते हैं कि जब इंश्योरेंस कंपनी डिनाई करती है, तो इंश्योर्ड जो होता है, जो बेनिफिशियरी होता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी कर सकता है। तो इट्स नॉट ओनली एन एग्रीमेंट, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो between the insured and the insurer, by which the insurer undertakes to indemnify the loss caused to the insured as a result of the happening of a certain event। कि अगर जो जिसका इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है, जो इंश्योरर है, इंश्योरर कुड बी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ये अंडरटेकिंग देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जो भी लॉस होगा उस पर्टिकुलर इवेंट या हैपनिंग के होने से, सपोज अनटाइमली डेथ है या और कोई कैजुअलिटी है, तो अगर वो होगा या कोई नुकसान है तो वो होगा, तो उसको वो कंपनसेट करेंगे। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर जिसको कवर लेना है और जो कंपनी है उनके बीच में होता है, तो उसको हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। नाउ अब डिफरेंस मैंने आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बता दिया। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट टू मेंट टू प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पैसा आपका ग्रो करे। जबकि इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर लेता है, इन्वेस्टमेंट के फीचर को भले इंक्लूड कर देते हैं, बट प्राइमरली इंश्योरेंस इज मेंट टू कवर द रिस्क। इट्स अ रिस्क हेजिंग टूल, ये रिस्क को कवर करने का टूल है। रिस्क हेजिंग टूल रिस्क को कवर करने का टूल है। तो जो रिस्क ऑफ, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो रिस्क ऑफ लाइफ, अगर जनरल इंश्योरेंस है तो उस कम्युनिटी या उस ऑब्जेक्ट जिसको आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसमें जो लॉस होगा उसको कवर कर किया जाएगा। तो इंश्योरेंस इज रिस्क हेजिंग टूल, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक रिस्क हेजिंग टूल है, और इसके थ्रू हम अपने रिस्क को कवर करते हैं। तो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हमारा जो लाइफ है वो कवर होता है, रिस्क ऑफ लाइफ कवर होता है। और अगर जनरल इंश्योरेंस है, तो वो जिस सामान, जिस ऑब्जेक्ट को हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसके लॉस को ये कवर। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इंश्योरेंस इज सिंपली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। और ये दो पार्टीज क्या होती है? एक आपका इंश्योर्ड हो गया, और दूसरा पार्टी क्या हो गया? इंश्योरर हो गया। इंश्योर्ड हो गया जिसने इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, जिसके लॉस को कवर करेगी, और इंश्योरर क्या हुआ? आपका इंश्योरेंस कंपनी। नाउ कुछ टर्म्स हैं जो आप समझ लीजिए। वन इज द इंश्योरर। इंश्योरर, तो इंश्योरर द पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क, जो कि आपके रिस्क को कवर करता है, कैन बी कॉल्ड द इंश्योरर। तो इंडिया में इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। तो
And since we know there are two categories of insurance companies, one is the life insurance जो आपकी जो इंडिविजुअल्स की लाइफ को कवर करते हैं उसके और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस जो गुड्स को कवर करते हैं या ऑब्जेक्ट को। तो अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो दो कैटेगरी मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। कोई नाम बताएगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के नाम? एनीवन? LIC। LIC ये इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, नॉट ओनली इन पब्लिक एंड प्राइवेट, इन ऑल द एस्पेक्ट। और आप बताएंगे LIC का मतलब इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था? एनीवन? पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट को बोलते हैं LIC एक्ट। कहने का मतलब कि LIC की जो फंक्शनिंग है, जो वर्किंग्स है, इट इज टोटली गवर्न थ्रू द प्रोविजंस ऑफ LIC एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके ना तो ये कंपनी लिमिटेड है, ना तो ये कंपनी एक्ट में स्टैब्लिश हुआ, ना पार्टनरशिप में, ना कहीं पे किसी कंपनी एक्ट में नहीं, कंपनी एक्ट में ये नहीं स्टैब्लिश हुआ है। ये पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है। तो इसका अपना खुद का प्रोविजन है, सेट ऑफ प्रोविजंस है। तो LIC इज गवर्न थ्रू द प्रोविजंस ऑफ LIC एक्ट। ठीक है, इट इज नॉट गवर्न थ्रू द कंपनी एक्ट। जबकि LIC के शेयर्स मार्केट में होते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कंपनी है जो कंपनी एक्ट से गवर्न। इट्स नॉट लाइक दैट। LIC इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू पासिंग एक्ट इन पार्लियामेंट known as LIC Act, and therefore it is governed or regulated through the provisions of LIC Act। पहली चीज। प्राइवेट सेक्टर का कोई इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताएंगे? लाइफ इंश्योरेंस का ही बताइए, जो लाइफ इंश्योरेंस का आपने किया। अरे बहुत सारे हैं, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस इज ए पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बताइए? ICICI, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, गुड। तो टाटा AIG, बजाज एलियांस, तो दीज आर द प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। और इंश्योरेंस कंपनीज रेगुलेट कैसे होते हैं? एनीवन? इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेशन कैसे होता है? इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? हु इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस? बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ, IRDA। तो IRDA इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। अब पूरे इंश्योरेंस, तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, इधर इट इज लाइफ इंश्योरेंस का। अच्छा, जैसे ही ये लॉग आउट होगा आप तुरंत उस पर लॉग इन कर लीजिएगा, सेम ID सेम पासवर्ड, रिकरिंग मोड पे है, आपका तुरंत एंट्री हो जाएगा। मैं भी एंट्री कर लूंगा, आप भी एंट्री कर जाइए। तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ सेपरेट ID एंड पासवर्ड, इट इज द सेम फॉर ऑल द टाइम। तो the regulator is IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, and of course ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो और चाहे वो जनरल इंश्योरेंस। बस एक बात का ध्यान करिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप और जो बिजनेस, वर्किंग ऑफ बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। मेरे कहने का मतलब कि जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, लीगल सेटअप उसका क्या था, लीगल सेटअप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि LIC क्या है? LIC एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका, आपने कहा मैक्स लाइफ,
मैक्स लाइफ, ये कंपनी एक्ट में स्टैब्लिश हुआ है, कंपनी एक्ट में, ठीक है। या आपका रिलायंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये आईसीआईसीआई प्रू या टाटा एआईजी, ये अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप, तो टाटा और एआईजी का कोलैबोरेशन से टाटा एआईजी कंपनी लिमिटेड ये बना। तो दीज आर द कंपनी लिमिटेड, तो इसका मतलब ये कंपनी एक्ट में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है, तो दे आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी एक्ट एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो कहने का मतलब इनका लीगल सेटअप क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की जितनी है, ये कंपनी एक्ट में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। So therefore, they are governed through the provisions of Company Act, whereas LIC is registered under LIC Act. Means LIC is governed through the provisions of LIC Act, not the Company Act. But लेकिन सबका काम क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस। तो जब बिजनेस की बात आएगी, जब इनके बिजनेस की आएगी, तो किसको लाइसेंस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट क्या होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा, तो जब बिजनेस की बात होगी तो ये सारे लोग एक ही रेगुलेटर से रेगुलेट होंगे, दैट इज आईआरडीए। तो देयर बिजनेस, देयर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड या रेगुलेटेड कंप्लीटली बाय आईआरडीए। और आईआरडीए उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की, मतलब वो चाहे एलआईसी हो चाहे मैक्स लाइफ हो, अगर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस होती है और उस पर पेनल्टी आईआरडीए को करना है, तो वो चाहे एलआईसी हो चाहे मैक्स, उसकी नजर में सारे बराबर होंगे। तो इज इट क्लियर और नॉट? वर्किंग ऑफ बिजनेस में there is no difference in public sector or private sector or their legal setup or their organizational setup। मतलब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है, लीगल सेटअप क्या है, उससे आईआरडीए को कोई लेना देना नहीं होता। आईआरडीए उसके बिजनेस को रेगुलेट करता है। So IRDA, being the regulator of insurance sector, is meant to regulate the business of insurance companies. It has nothing to do with its legal setup or organizational setup. ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मतलब इंश्योरेंस का जो बिजनेस का जो रूल है वो सबके लिए बराबर है। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हर सेक्टर में, पूरी इकोनॉमी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसके जो एंटिटी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका रूल रेगुलेशन अलग होगा, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस से आएगा कि कैसे वो उसका सेटअप हुआ था। और जो उसका बिजनेस है, तो जो बिजनेस, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर बताएंगे कौन है? बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? सर आरबीआई। आरबीआई। तो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर एंड सिंस आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक। अब बैंकिंग सेक्टर में जैसे, अगर आप ध्यान दीजिए, एक मिनट में एक स्लाइड और ले लूं। सपोज मान लीजिए जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें बैंक की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो एसबीआई कैसे स्टैब्लिश हुआ था? एसबीआई एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ, एसबीआई एक्ट के थ्रू। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, ये कैसे स्टैब्लिश हुआ? ये कंपनी एक्ट में स्टैब्लिश हुआ है, कंपनी एक्ट में, एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
तो कहने का मतलब कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और इन पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इस पार्लियामेंट में एसबीआई एक्ट लाया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया था, उसके थ्रू ये एस्टैब्लिश हुआ। तो कहने का मतलब दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अलग है। एसबीआई इज रेगुलेटेड या थ्रू इट्स ओन प्रोविजन मेंशन्ड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ये कंपनी एक्ट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर हुए, तो जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है वो इस पे लगेंगे। लेकिन चूंकि दोनों का बिजनेस क्या है, दोनों का बिजनेस क्या है, इन दोनों का बिजनेस क्या है? बैंकिंग एक्टिविटी। तो इनका बिजनेस क्या है? बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग बिजनेस। चूंकि बैंकिंग बिजनेस में, तो इनका बिजनेस कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। तो इन द आईज ऑफ आरबीआई, आरबीआई कोई भी रूल लगाएगा जो कि बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हो, उसकी नजर में दोनों बराबर। फॉर एग्जांपल, जैसे आरबीआई जो है कुछ क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स लगाता है, सीआरआर। तो सीआरआर जो भी रेट तय करेगा वो एसबीआई पे भी लागू होगा, आईसीआईसीआई बैंक पे भी। तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, इट इज अप्लीकेबल इन बोथ द केसेस। गॉट द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस होगा, कि वो एसबीआई के लिए कोई और सीआरआर होगा, आईसीआईसीआई के लिए ऐसे ही एसएलआर आरबीआई अनाउंस करता है, एसएलआर। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये दोनों के लिए बराबर होगा। तो इंटायर बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है। तो इधर इट इज पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक। जैसे फॉरेन सेक्टर के बैंक क्या है? एचएसबीसी इंडिया, एचएसबीसी इंडिया लिमिटेड। तो ये हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है अंडर कंपनी एक्ट। तो इसका लीगल सेटअप तो कंपनी एक्ट का प्रोविजन हो गया। लेकिन जब चूंकि ये बैंकिंग के बिजनेस में एचएसबीसी बैंक, तो एचएसबीसी बैंक इज गवर्न थ्रू आरबीआई, इट्स बैंकिंग बिजनेस इज गवर्न थ्रू आरबीआई। तो इट इज क्लियर। तो हर चीज में दो चीजें होती है, एक लीगल सेटअप होता है, एक बिजनेस होता है। तो जो रेगुलेटर्स हैं पर्टिकुलर सेक्टर के, उनका मतलब सिर्फ उसके बिजनेस से होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग से नहीं। वो उसके एक्ट या खुद के प्रोविजन से होता है। नाउ दूसरा चीज आता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या हुआ? द पर्सन हुज रिस्क इज अंडरटेकन कैन बी कॉल्ड इंश्योर्ड। तो मैंने कहा इंश्योरेंस इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो इंश्योर्ड वो है जिसके रिस्क को कवर किया गया है, जिसके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कवर करने की, और इंश्योरर ने। और इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी हो गई आपकी। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या हुआ? वो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर।